जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि ये आज हमारा इतिहास का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हमने समझा कि इतिहास क्या होता है। इस इतिहास के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसी इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास किस प्रकार से बनता है और उस भारतीय इतिहास में भारत का नामकरण किस प्रकार से होता है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास जो है इसको अध्ययन की सुविधा से तीन भागों में बांटा। अध्ययन की सुविधा से तीन भागों में बांटा। तो वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला भाग होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा जो भाग होगा वो होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा जो भाग होगा वो होगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को भी लगभग दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वतंत्रता के पूर्व वाला आधुनिक भारत और एक है स्वतंत्रता के पश्चात आज तक चलने वाला भारत का इतिहास। तो देखिएगा दोस्तों, ये तीन भाग किस व्यक्ति ने दिए? तो सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जो जर्मन इतिहासकार हुए जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को तीन भागों में बांटा। तो देखिएगा दोस्तों, इतिहास के तीन भाग जो होते हैं उसमें से हम सर्वप्रथम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास को सुविधा अनुसार पढ़ना है या सही रूप से पढ़ना है या उसको जानना है तो उसके लिए चार स्रोत मुख्य रूप से दिए गए हैं। चार ऐसे स्रोत होते हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास का पता लगाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, वो कौन से चार स्रोत हैं। पहले नंबर पर आता है धर्म ग्रंथ। जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण किया गया है, इसलिए धर्म ग्रंथ से हमें किसका पता लगेगा? प्राचीन भारत के इतिहास का। दूसरा जो स्रोत है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक काल से जो घटनाओं का विवरण किया गया है वो घटनाएं होती हैं ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक काल की घटनाएं जिनको एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया। तो ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें किसकी जानकारी मिलेगी? प्राचीन भारत के इतिहास की। तीसरा जो स्रोत होता है वो होता है विदेशियों का आगमन या विदेशियों के द्वारा विवरण। देखिएगा दोस्तों, विदेशी लोग जब भारत की सरजमी पर आए तो उन्होंने अपने अपने अनुसार कुछ विवरण दिए या कुछ व्याख्याएं की, तो उनके द्वारा भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है। और अगला जो स्रोत चौथे नंबर पर आता है उसका नाम है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से प्राचीन काल में रहे लोगों की वास्तविक स्थिति को या वास्तविक चीज को पता लगाया जा सकता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य इन सभी में अक्सर इतिहासकारों के लिए सबसे प्रामाणिक डाटा माना जाता है या सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। अगर बात की जाए कि पुरातात्विक खोजों की शुरुआत भारत में मुख्य रूप से किस व्यक्ति ने की, तो एक व्यक्ति रहे हैं जिस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य को खोजने के लिए प्रयास किया, साथ में ही पुरातात्विक विभाग को बनाया जो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक साक्ष्यों या पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। किस व्यक्ति को कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो देखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक चीजों को खोजने का प्रयास करवाया या किया। देखिएगा दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के
तीन भागों में फिर से विभाजित किया गया है। अभी हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा था, अभी हम किसको, प्राचीन भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट रहे हैं, या तीन भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित। वो कौन कौन से काल होते हैं? तो पहला जो काल होगा उसका नाम है प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। दूसरा जो काल होता है उसका नाम है आद ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। तीसरा जो काल होगा उसका नाम है ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के भी कितने भाग हुए? तीन भाग हुए। तीन भागों में से पहला भाग प्रागैतिहासिक, दूसरा भाग आद ऐतिहासिक, तीसरा भाग ऐतिहासिक काल। तो देखिएगा दोस्तों, ये तीन भाग विभाजित किस माध्यम से किए गए, ये तीनों भाग क्यों विभाजित हुए? तो देखिएगा दोस्तों, इस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता, इस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता। लेकिन इस काल का पता कैसे लगाया जाए कि ये काल रहा है? तो इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य अवश्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य नहीं मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसलिए पता लगता है कि प्राग ऐतिहासिक काल भारत में रहा है। इस काल के मानव को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए लिख पढ़ नहीं सके। क्या ज्ञान नहीं था? अक्षर का ज्ञान नहीं था। इस काल के अगर इतिहास की बात करें तो इस काल का फिर पता कैसे लगा? तो इस काल के लोगों ने पत्थर पर हड्डियों के औजार, चित्रकारी, ये सारे कार्य, पत्थर के औजार बनाना, बड़े बड़े हड्डियों के औजार बनाना, पत्थरों पर चित्रकारी करना, ये वाले कार्य किए। इसलिए ये माना जाता है कि इस काल के जो लोग हैं उनको लिखाई पढ़ाई नहीं आती थी, उनको सिर्फ चित्रकारी, हड्डियों के औजार और पत्थर के औजार शिकार करने के रूप में प्रयोग में आते थे। इस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई। तो देखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल का जो प्रथम काल हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, उसे पाषाण काल की संज्ञा दी गई। अगला जो काल हमने देखा जिसका नाम था आद ऐतिहासिक काल, इस आद ऐतिहासिक काल के लिखित विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले, पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जो भी लिखित साक्ष्य मिले थे उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो फिर पता कैसे चला? तो इस काल की जो लिपि थी वो चित्रात्मक और प्रतीकात्मक, चित्र बनाकर किसी न किसी पत्थर या किसी न किसी चीज पर यह बताया गया था कि इस काल में चित्रों का कुछ न कुछ महत्व जरूर रहा है। किसी न किसी प्रकार से प्रतीक भी बनाए। इस काल को उदाहरण के तौर पर समझा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के समय आद ऐतिहासिक काल भारत में चल रहा था। तो ये हुआ प्राचीन भारतीय इतिहास का दूसरा भाग। जो तीसरा भाग होता है, इस भाग को हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। इस काल के लिखित विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका। इस काल के लिखित विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले जिन्हें पढ़ा भी जा सका, जैसे बौद्ध काल और जैन काल। तो देखिएगा दोस्तों, अगला जो है वो हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक काल अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिएगा दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। यह पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक होते हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट किस काल के जनक हैं? पाषाण काल के। इस काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट क्यों हैं?
तो हम आगे जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला भाग पुरा पाषाण काल, दूसरा भाग मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग नव पाषाण काल। ये 3 भाग रहे हैं जो पाषाण काल को कवर करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल। अगर पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो पुरा पाषाण काल धरती पर कब से चला, तो जिसका कोई भी निश्चित समय ना हो उसे अज्ञात काल कहते हैं। तो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक एक काल रहा भारत में, जिसे पुरा पाषाण काल कहा जाता है। दूसरा जो काल होता है उसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। तीसरा जो काल है उसका नाम है नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल चलता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तीनों कालों से अत्यधिक मात्रा में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं सबसे पहला पुरा पाषाण काल। देखिएगा दोस्तों, अगर पुरा पाषाण काल की बात की जाए कि भारत में पुरा पाषाण सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो पहला नाम है हिमयुग। जब पत्थरों का काल चल रहा था या मानव का प्रारंभिक काल चल रहा था या मानव इतिहास का प्रारंभ काल उस समय भारत में था, उस समय भारत में हिम मतलब बर्फ, भारत में बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। तो इस काल को या इस युग को हिम युग या बर्फ युग या मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस काल के जो सभी औजार हुआ करते थे वो पत्थर के हुआ करते थे, क्योंकि ये काल ही कैसा काल है, पाषाण काल है। अगली बात की जाए कि इस काल को अखेटक काल भी कहा जाता है। अखेटक मतलब क्या होता है, शिकार के लिए एवं कंदमूल के लिए जीवन यापन करना ही अखेटक कहलाता है। अगली बात यह है कि इसको खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। ये खाद्य संग्राहक काल क्या होता है, खाने के लिए संग्रह करना या खाने के लिए जीवन यापन करना, मतलब खाना बदोश जीवन यापन करना ही खाद्य संग्राहक काल कहा जाएगा या कहते हैं। अगली बात, अगर पुरा पाषाण काल की जाए तो सबसे क्रांतिकारी उपलब्धि इस काल की आग का आविष्कार थी। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार अगर पूछा जाए तो किस काल में हुई थी, वो हुई थी पुरा पाषाण काल में। क्या थी क्रांतिकारी उपलब्धि, कब हुई थी, तो 1,00,000 ईसा पूर्व में आग का आविष्कार हुआ था। तो देखिएगा दोस्तों, आग का आविष्कार जरूर हो गया, लेकिन आग से अपरिचित ही थे ये, मतलब आग का प्रयोग करना नहीं सीखे थे। आग से परिचित कब होते हैं आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी आग का आविष्कार हुआ है, परिचित नहीं है। इस काल के जो मनुष्य हैं उनको एक विशेष कैटेगरी, एक विशेष जाति के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है निग्रोड जाति के लोग। इस काल के जो लोग हुआ करते थे वो निग्रोटो जाति के लोग थे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर इस काल की और बात की जाए कि इस काल में सबसे पहले पुरातात्विक चीजों को खोजने का प्रयास किसने किया, तो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम में हाथ की कुल्हाड़ी या हस्त कुठार
बात कब की है? 1863 की। कौन से व्यक्ति की बात है? रॉबर्ट ब्रूस फुट की। इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में हाथ की कुल्हाड़ी या हस्त कुटार को पहली बार खोजा था। इसीलिए ही रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर ये कुल्हाड़ी की बात की जाए तो कुल्हाड़ी जो है वो सर्वप्रथम खोजी गई एक औजार था। अगली बात की जाए कि 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थान पर हथनोरा नामक स्थान कहां पर पड़ता है? नर्मदा घाटी में पड़ता है। वहां से मानव का कपाल या मानव की खोपड़ी, दोस्तों खोपड़ी तो जानते ही होंगे आप, तो मानव का कपाल और मानव की खोपड़ी को खोजा, जो मानव के अवशेषों का या मानव अवशेष का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था जो हमारे भारत में मिला। जो किस स्थान पर मिला? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थान पर नर्मदा घाटी में मिलेगा। क्या मिलेगा? मानव कपाल या मानव खोपड़ी, जो मानव इतिहास का प्रथम अवशेष होता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए भीमबेटका कहां पर है? तो भीमबेटका होती है मध्य प्रदेश में, और यहां पर मानव के सर्वप्रथम चित्रकारी का प्रमाण मिला। यहां पर जो लोग हुआ करते थे, जो मानव हुआ करते थे, जो आदि मानव हुआ करते थे, वो चित्रकारी करने लगे और पत्थरों पर करने लगे। तो चित्रकारी के प्रमाण सबसे पहले मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिले थे। और कब मिले थे या किसने खोजा? तो 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की। किस व्यक्ति ने की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोजा कि भीमबेटका में मानव के सर्वप्रथम चित्रकारी होने का था, ये चित्रकारी थे। अगली बात या अगला एक बेलन घाटी पड़ती है, जो लोहदा नाला, बेलन घाटी लोहदा नाला उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में आता है। वहां पर विश्व की सबसे प्राचीन, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली। कहां पर मिली? बेलन घाटी लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में क्या मिला? विश्व की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली। तो देखिएगा दोस्तों, यह विश्व की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मूर्ति थी। याद रखिएगा इस स्थान को। अगला, फलकों की अधिकता के कारण। फलक क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। फलक वो होते हैं पत्थर को तोड़कर बनाए गए औजार होते हैं। पत्थर को तोड़कर बनाए गए औजार ही फलक कहलाते हैं। और फलकों की अधिकता क्यों हुई? क्योंकि ये काली पाषाण काल चल रहा है, ये काल ही पत्थरों का काल चल रहा है। तो पत्थरों के काल में फलकों की अधिकता के कारण HD सांकलिया ने इस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी। विशेष करके याद रखिएगा दोस्तों, इस संस्कृति को पाषाण संस्कृति तो कहा ही जाता है, मानव सभ्यता की प्रथम संस्कृति तो कहा जाएगा, लेकिन इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये हुई हमारी फलक संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, आज हमने समझा इतिहास के बारे में, और इस इतिहास में भारतीय इतिहास किस प्रकार से प्रारंभ होता है उसमें भी आज हमने समझा पाषाण काल को। पाषाण काल के पश्चात हम समझने वाले हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को। तो देखिएगा दोस्तों,
आज हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ा है। आगे हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को, जो पाषाण काल का ही एक हिस्सा है। तो बने रहिए दोस्तों सक्सेस विद बलवान के साथ।